नमस्कार, वक्त हो गया है 3 का तरकश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और देखिए पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से करीब 16 घंटे बाद लोकतंत्र का वो महापर्व शुरू होगा जहां पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन सियासी पारा तो अपने चरम पर पहले ही पहुंच चुका है। आज चुनावी मैदान में नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और तीखे बयान सुर्खियों में। हालांकि फर्स्ट फेज के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म होगी, लेकिन जो दूसरा चरण होना है, सेकेंड फेज, उसके लिए प्रचार चल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से हुंकार भरते हुए ना बटेंगे ना कटेंगे का संदेश दिया है और खेला शेष का नारा दोहराया है। कांग्रेस और टीएमसी पर सीधे हमले, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार पलटवार करते हुए एक बार फिर बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने का दावा ठोका है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो विवादित बयान उन्होंने बीते दिन दिया, उसने सियासी माहौल गरमा दिया है और बीजेपी को दे दिया है एक बड़ा मुद्दा। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी, कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा निशाना साधते हुए बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर यहीं से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया। यानी पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, हर नेता बंगाल के मतदाताओं को साधने में जुटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में खेला सच में शेष होगा या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापसी करेंगी? क्या बीजेपी इतिहास रचेगी या समीकरण कुछ और भी कहानी लिख सकते हैं? पहले चरण में किसका जोर चलेगा? बंगाल के वोटर किस पर दिखाएंगे भरोसा? नारी शक्ति, कितना असर होगा बंगाल में? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चुनाव का। और क्या पीएम मोदी के अपमान पर बंगाल वोट करेगा? क्या ये इलेक्शन का मुद्दा बनेगा? इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। बीजेपी से डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से चंदन घोष चौधरी जी आ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। देखिए अब वक्त 16 घंटे का ही बचा है, फर्स्ट फेज की वोटिंग है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, शुरुआत आपके साथ ही। कितनी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में टीएमसी उतर रही है? क्योंकि देखिए बेशक फर्स्ट फेज की इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो गई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब मौजूद है पश्चिम बंगाल में, बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा उन्होंने यूपी में दोहराया, दिल्ली में दिया, बिहार में दिया, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बंगाल में भी दे दिया है। नहीं, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा दे रहे हैं, मगर ये चुनाव तो देश के अंदर में हो रहा है और हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव देते हैं, वो वोट देते हैं। हिंदुस्तान में जो रहने वाला व्यक्ति है वो वोट देता है। तो इनकी कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? कौन बात कर रहा है बांटने की? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अगर ऐसे भाषण देते हैं, ऐसी नैरेटिव सेट करते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि 4 मई को अमित शाह जी आकर के बोलते हैं कि मैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उल्टा करके लटका दूंगा 4 मई के बाद में। गुजरात से आकर के तड़ीपार की सजा पाया हुआ व्यक्ति अगर गुंडे की परिभाषा बता रहा है पश्चिम बंगाल में, तो ये खुदीराम बोस की धरती है। और आने वाले समय में 4 मई को उनको ये चैलेंज दिया जाता है कि आप रहिएगा 12 बजे 1 बजे के बाद में, आपको पता चलेगा 4 मई को कि जो नतीजे आएंगे। 4 मई को चौथी बार ममता बंदोपाध्याय 225 से ज्यादा सीटें लेकर के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। यहां मां दुर्गा का राज है और चलेगा। कोई भी बाहरी ताकत आकर के, बाहरी ताकत इसलिए बोल रहा हूं कि ट्रेनें छोड़ी जा रही है अन्य राज्यों से, अन्य प्रदेशों से ट्रेनें छोड़ी जा रही है। क्यों भाई? बंगाल का चुनाव निर्धारित करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता काफी नहीं थी। एसआईआर में जिस तरह से आपने लोगों के नाम काटे, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आज इतने गुस्से में क्यों हैं आप सर? इतने गुस्से में क्यों हैं? इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? अब तो वोटिंग जो है बस होने ही वाली है कल। अभी शुरुआत आपने बातचीत की शुरुआत में सर आपने कहा कि एक देश है, एक देश में बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, किसको बांटना है किसको काटना है। फिर बात खत्म करते करते आप इस पॉइंट पर आ गए कि बीजेपी बाहरी है, बाहर से आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? नहीं, दोनों बातें आपने इसलिए कहने, मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के वोटर चुनाव करेंगे ना, बंगाल का चुनाव है, बंगाल के वोटर चुनाव करेंगे। मगर आप अन्य प्रदेशों के वोटर को ऐड कर करके, ज्ञानेश कुमार जी किनके लिए काम कर रहे हैं? इनके नेता बोलते हैं अफसरों को 2 घंटे में तुम्हारा ट्रांसफर करता हूं, और वो अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की रबड़ स्टाम्प बनकर। ठीक है, निखिल प्रसून जी, निखिल प्रसून जी, बंगाल को आप लोग नहीं समझते और जो भी आपके स्टार कैंपेनर्स बेशक बाहर से आ रहे हैं,
बंगाली मानुस उन पर यकीन नहीं करेगा। और इसी को लेकर विपक्ष ने बड़ा जोरदार निशाना साधा है। मैं इनफैक्ट बीते दिन भी टीएमसी की अलग अलग रैलियां देख रही थी, चाहे सयानी घोष स्टेटमेंट दे रही हैं, चाहे टीएमसी के बाकी नेता। बकायदा योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट का उन्होंने मजाक उड़ाया अपनी रैलियों में, और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं अखिलेश यादव। महुआ मोइत्रा अटैक कर रही हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर सुभाष चंद्र बोस जी की लाइन जो है वो कोट कर दी गई है। कैसे होगा सर? कैसे बंगाल की जनता भरोसा करेगी? ब्लंडर है या नहीं है? देखिए, बंगाल ने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया। सनातन था स्वामी विवेकानंद बंगाल के ही थे, महर्षि अरविंद घोष बंगाल के ही थे, रामकृष्ण परमहंस बंगाल के ही थे, जितने समाज सुधारक बंगाल के ही थे। लेकिन क्या तृणमूल उस जो सनातन की जो अंतरधारा है उसे आत्मसात करके यहाँ के लोगों को न्याय कर पा रही है? नहीं, लेकिन सर यहाँ तृणमूल बंगाली सर सुभाष चंद्र बोस जी के नारे को स्वामी विवेकानंद जी का नारा कैसे बताया जा सकता है? देखिए, ये कैसे हो सकता है? बोलने में स्लिप ऑफ टंग सकता है, किसी से भी हो सकता है। अच्छा, ये एक बात बताइए, अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर तृणमूल बची रहेगी तो मुलाकात होगी। देखा हमने, तृणमूल थाकले देखा, मतलब वो ये समझ रहे कि अगर उनकी पार्टी बची रही तो हम लोग मुलाकात करेंगे। तो इसे तृणमूल करेगी तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। देखिए, बातचीत धारा भाषण देने के क्रम में कई बार मिसकोट हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये लोग इस तरह को राई का पहाड़ बनाते हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मैं बार बार मुद्दों पर लाता हूं हर डिबेट में कि 7,000 से ज्यादा कंपनियां क्यों बंद हो गई, 18,000 से ज्यादा एमएसएमई क्यों बंद हो गया। महिलाओं का आरजी कर की घटना ने इस समूचे विश्व को आंदोलित कर दिया था। ठीक है, सरकार के खिलाफ समूचे विश्व में प्रतिध्वनि सुनाई दी गई थी। चलिए, जब अब डिबेट की शुरुआत में क्योंकि इन बयानों का ही जिक्र आ गया है, जो बयान इस वक्त नेशनल हेडलाइंस में है, और इसीलिए चंदन घोष चौधरी जी आपसे भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कह रहे हैं, बीजेपी से जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी स्लिप ऑफ टंग हुआ क्या सर? पीएम को टेररिस्ट बोल रहे हैं सर, वो टेररिस्ट बोल रहे हैं मंच से। बीजेपी चुनाव आयोग में पहुंच गई है। किस हक से आज की तारीख में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सर्टिफिकेट दे सकती है? कम से कम जो लोग पदों पर बैठे हैं और सार्वजनिक मंचों से, कांग्रेस अध्यक्ष का पद कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं सर। मीनाक्षी जी, पहले ये सोचना पड़ेगा ये टेररिस्ट बात कैसे आया। ये टेररिस्ट एक एनालॉजी था। टेररिस्ट मतलब ये टेररिस्ट बात नहीं की, पर ये बनता है हम लोग अभी तक मतलब जो टेरर फैलाते हैं इसका बारे में बात किए। आप ये बात सुनिए, कलकत्ता का ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में जब मोदी जी का सभा थी तो वहीं से वो बोला है क्या ये मतलब जो बदला होगा तो कैसे शिक्षा मिलेगा उन लोगों को हम देख लेंगे। तो बात ये होता है उल्टा करके हम सीधा कर देंगे। ये बात क्या होता है एक होम मिनिस्टर का नाते बोलने का मतलब ये है। प्रसून जी ठीक बात बोले हैं, अगर ये मुद्दा इससे होता बंगाल का डेवलपमेंट का, बंगाल का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, बंगाल कैसे आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े, क्योंकि ये बात तो सही है टीएमसी का 15 इयर्स रूल ये तो नाइट में है। ये तो हम लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग भी उनका विरुद्ध में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ये बंगाल के स्वार्थ में। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मेरा जो सवाल था आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा है चंदन घोष जी, मैं एक बार सुनवा देती हूँ। या प्लीज। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? तो कैसे एआईएडीएम की जा सकती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ? वो टेररिस्ट हैं, ये बयान है कांग्रेस अध्यक्ष का। घोष जी, ये बयान है कांग्रेस अध्यक्ष का, और आज बीजेपी चुनाव आयोग के पास चलेगी इसकी शिकायत लेकर। सर, प्रधानमंत्री के पद की कोई एक गरिमा होगी या नहीं होगी? और अगर मैं कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी पर ही आ जाती हूँ सर, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी पर भी 2014 में भी इसी तरह का एक बयान मणिशंकर अय्यर साहब ने दिया था। मैं तो उसे दोबारा कहना भी नहीं चाहती टीवी पर। क्या कांग्रेस पार्टी के जो बड़े पदों पर बैठे नेता हैं वो चुनाव से पहले इस तरह के बयान देकर कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल कर देते हैं? ये सेल्फ गोल का बात नहीं है, ये सेल्फ गोल का बात नहीं है। कोई कॉन्टेक्स्ट में ये बात बताया गया तो आप तो वहीं से थोड़ा क्लिप दिखाए ना, तो पूरा तो नहीं दिखाए।
मैं ये बोलने चाहता हूँ, ऐसा टेररिस्ट का मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री का आचरण बने तो इससे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये बात बना। अब पूरा देखिए, उससे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो भाषण ये बंगाल में दिए थे, वो भाषण तमिलनाडु में दिए थे। लेकिन मेरा बोलने की ये मतलब है, जो मणिशंकर जी का बात आप कहे, मेरा एंगेजमेंट इससे नहीं होना चाहिए था, फिर भी आप जब पूछे तब तो बोलना ही है। मणिशंकर जी को हम लोग सस्पेंड किए थे, अभी भी सस्पेंड है, तो ये तो आपको मालूम है। तो ये कांग्रेस का एक्शन है। दूसरा बात ये है प्रसून जी के बारे में, ये स्लिप ऑफ टंग, तो स्लिप ऑफ टंग कैसे बने? अगर उल्टा करके झुलाऊंगा, ये तो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, तो ये तो एक टेरर फैलाने अरे सर, अब ये तो बड़ी सहूलियत वाली बात हो गई। अब देखिए, अब अभी आपने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया, तो टेररिस्ट जैसा बर्ताव करेंगे तो टेररिस्ट कहा जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका जवाब है। और वहां पर स्लिप ऑफ टंग के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं, स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं सर? डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये बीजेपी का डबल फेस है। क्योंकि आप थोड़ा एक क्लिप दिखाए, एक प्रतीकात्मक रूप से एक मुहावरे का मिनट, ये प्रतिकार हम लोग जानते हैं बीजेपी का नेचर क्या है, कहां पे क्या कर। समीर चौगांवकर जी, ठीक है, मैं समीर चौगांवकर जी से अब इस पर रिएक्शन लूंगी। सर, चुनाव के दौरान जो चुनावी बयान सामने आते हैं और उसमें क्या क्या, किसको, कब कब, कैसे टॉप लीडरशिप टारगेट होती है, सभी पार्टीज एक दूसरे के नेताओं पर टिप्पणियां करती हैं। लेकिन सर, सवाल यह है कि बंगाल की जनता कल वोट डालने के लिए जाने वाली है। अभी तक जो मुद्दे हावी दिखाई दे रहे हैं उसमें चुनावी बयानों से इतर एसआईआर का मुद्दा, वोट कटने का मुद्दा, अभिषेक बैनर्जी जो स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी चेहरा है लेकिन उनके पीछे जो संगठन की शक्ति है उसमें अभिषेक बैनर्जी हावी दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव 2021 के मुकाबले अलग है? ठीक है, टीएमसी के लिहाज से सर मैं पूछ रही हूँ। देखिए मीनाक्षी, अगर टीएमसी के लिए बात करूं तो 2011, 2016 और 2021 के जो 3 चुनाव है, उससे बहुत अलग चुनाव 2024 का होने जा रहा है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर भय और भरोसे के बीच का चुनाव करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भय से मुक्ति का ये चुनाव है, बिना डरे वोट डाला है, अमित शाह 15 दिन लगातार वहां बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि भय बना भरोसे का ये चुनाव है, आप डरे होकर वोट कीजिए, तो मुझे लगता है कि जो कटमनी की चर्चा हुई है, जो करप्शन की चर्चा हुई है, जो टोल वूट की चर्चा हुई है, ममता बनर्जी के शासन में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था हुई है, उसको लेकर ये पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान देखें, अमित शाह की आप रैलियां देखें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के देखिए, यह पूरा बता रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि 4 अहम के बीच जो चुनाव है, ममता, मोदी, मुसलमान और महिलाएं, तो महिलाएं, मोदी जी ने महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जिस तरीके से नारी वंदन बिल जैसे जो लोकसभा में गिरा, उसका टीएमसी को सामना करना पड़ेगा। और ममता मुसलमान का जो वोट बैंक है उसको ध्यान में रखने की कोशिश कर रही कि वो वोट बैंक किसी भी तरीके से ना टूटे, वो ममता जी के साथ जुड़ा रहे और बाकी हिंदू का वोट उनको मिलता रहे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। कल पहले फेज में 152 सीटों पर मतदान होने वाला है। ऑलरेडी 10.8% वोटर्स कट चुके हैं, तो 6,80,82,010 वोटर जो चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं, वो बड़ा फैक्टर होगा। 50% आबादी महिलाओं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन में महिलाओं का जिक्र करा, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से रैली में बता रहे हैं कि टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस के कारण ये महिला बिल पास नहीं हो पाया, तो मुझे लग रहा है कि जो आधी आबादी 3.25 करोड़ वोटर है, 3,33,00,000 महिला वोटर है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। ये देखने वाली बात होगी कि जो ममता के साथ महिलाएं जुड़ी थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसके बाद शिफ्ट हो रही है। चलिए, महिला वोटर एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव का, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया। और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपको लग रहा है महिला वोटर्स में वोट बैंक में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर में सबको अधिकार होता है वोट करने का, और महिलाएं कूद करके पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बंदोपाध्याय के लिए वोट करती है। इसीलिए तो लाखों महिलाओं के वोट एसआईआर के माध्यम से काटने का एक कुप्रयास किया गया, डिलीटेशन करवाया गया फॉर्म भर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि महिलाओं के वोट काटो, क्योंकि पश्चिम बंगाल की नेत्री जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं को जो सुविधाएं देती है, जो प्रकल्प है, आज कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, लक्ष्मी भंडार हो, सारे प्रकल्प जो पश्चिम बंगाल में 94-95 से ज्यादा प्रकल्प है, वो महिलाओं को केंद्रित करके किया जा रहा है। तभी ना भारतीय जनता पार्टी को आकर के 3,000 रुपए का झूठा वादा करना पड़ता है। आप बताइए, 70 साल में कभी देश का प्रधानमंत्री आकर के जनता को विपक्षी निंदा करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन करता है क्या? राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं और विपक्ष की पार्टियों को महिला बिल 2023 में पास हो गया, आप पास कराइए, 50% महिलाओं को आरक्षण दीजिए। हमारे नेता कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में कहा,
मगर उसके बावजूद बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है, ठीक है। निखिल प्रसून जी, ये बड़ा पॉइंट है जो स्वयं प्रकाश पुरोहित ने उठाया। देखिए, टीएम सबसे ज्यादा महिला सांसद अगर संसद में है तो टीएमसी से हैं, इससे तो किसी को इनकार नहीं। और महिला रिजर्वेशन की जब बात होती है तो खुद टीएमसी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने तो पहले ही इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, चाहे वो महिलाओं को टिकट देने के मामले में हो या उनको संसद में चुनकर भेजने का मामला हो। बीजेपी इसको पहले अपने घर पर लागू करके दिखाया। और आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने संशोधन बिल पास नहीं होने दिया। क्या आपको वाकई लग रहा है कि जनता इस मुद्दे पर वोट करेगी? पहले तो मैं एक लाइन ये बोल दूं, केवल महिलाओं के लिए 3,000 रुपए प्रति व्यवस्था ही नहीं की घोषणा ही केवल नहीं की है, कम से कम 10 ऐसे पॉइंट्स हमारे संकल्प पत्र में जो महिलाओं को समर्पित है। चाहे वो ग्रेजुएशन के समय 50,000 की राशि देना, चाहे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, जिसमें महिला भी शामिल है, चाहे सरकारें हैं वहां दे रहे हैं क्या? सुनिए, राजस्थान में दे रहे हैं क्या? बस सेवा, फ्री बस सेवा सुविधा देना महिलाओं के लिए, इसके अलावा मुद्रा योजना में प्रायोरिटी देना महिलाओं के, और महिलाओं के खिलाफ जितने भी, नहीं आप बात सुनिए, देखिए मेरा ये समय मेरे समय में मत मानिए, आप जब बोलते तो मैं बीच में नहीं बोला था, शांत रहिए। देखिए, महिलाओं के पश्चिम बंगाल की भोली भाली जनता संदेश खली की घटना जिस राज्य में हुई हो, निखिल जी, आप सच्चाई के साथ खड़े रहिए। खली की घटना, देखिए आरजी कर संदेश घटना जिस राज्य में हुई हो, उस राज्य के नेतृत्व को बता देता हूँ कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। देश की जो लिस्ट आती है ना, उसमें ऐसी अटैक महिलाओं पर नहीं हुआ, यहाँ महिलाओं के खिलाफ जो दुराचार है तो उसको कहा जाता है कि फैब्रिकेटेड स्टोरी है। 1 by 1, एक एक करके बोलिए। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। निखिल प्रसून जी को कंप्लीट कर, ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वो पूरी कर लें अपनी बात, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, निखिल प्रसून जी कंप्लीट करिए बात अपनी, पूरी करिए। तो पहली बात 1,000 रुपए प्रति माह, दूसरी बात ग्रेजुएशन के समय में 50,000 रुपए, तीसरी बात बस सेवा, चौथी बात मुद्रा योजना में प्रायोरिटी, पांचवी बात प्रेगनेंसी के समय में 20,000 रुपए की सहायता। ऐसी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा। एक दूसरी बात यह है कि जो भी रेप पीड़िता के साथ जो जितने भी दुष्कर्म हुए हैं, सबकी बड़े पैमाने पर कमीशन बैठाकर की जाएगी, और संदेश खली जैसी घटना जहाँ की दुराचारी जो कि बांग्लादेश खुद ही घुसपैठिया है, हमारी माताओं बहनों के साथ जो भी कुकर्म किया उसे जाएगी। आरजी कर की घटना को लेकर के इन लोगों की ने पूरे दुनिया के साथ को शर्मसार किया है, उसको उसके बारे में जनता के अंदर जो रोष प्रकटीकरण। चलिए, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो काम किया है उसके आधार पर आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जनता किस पर भरोसा दिखाती है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। चंदन घोष जी, मैं कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी पर थोड़ा बात करना चाहती हूं, इसलिए क्योंकि इस वक्त प्राइम प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी ही हैं। पश्चिम बंगाल उन राज्यों की कैटेगरी में आ गया है जहां पर मुख्य लड़ाई जो है वो दो पक्षों के बीच में है, बीजेपी और टीएमसी। और इसलिए मैं यहां पर इस सवाल के पर्सपेक्टिव में 2014 के नंबर्स भी लाना चाहूंगी, जब कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी और बीजेपी सब अलग अलग चुनाव लड़े और बीजेपी के वोट शेयर में जो कि 4% से बढ़कर उस समय पर 17% हो गया सर। उसके बाद अगला चुनाव फिर आप साथ मिलकर लड़े तो बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन फिर 2019 के चुनाव में फिर वही दिखाई दिया कि आप लोग अलग लड़े और 40% तक बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आप लोग स्ट्राइक आउट कर पाए? और बड़ा सवाल तो ये है, कांग्रेस 30 से 40 सीटों पर अगर लड़ रही है और वहां पर अपना प्रभाव रखती है तो नुकसान किसका होगा? अगर आप बीजेपी को कहने हम बाहर करेंगे तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं लार्जली? ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बन पाती आप लोगों के गठबंधन में? इंटरेस्टिंग। ये यहाँ पे जब चुनाव होता है, हर राज्य में एक चुनाव का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। ये पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी के बारे में बात की है, ये तो है ही। कांग्रेस का एग्जिस्टेंशियल सपोर्ट जो होता है, जैसे एग्जिस्ट करे, क्योंकि हम लोग सुनने हो गए, आप जानते हैं 2021 के इलेक्शन में। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा, उसका पहले कांग्रेस का विपक्ष में कांग्रेस लेड ऑपोजिशन थे, जिससे अब्दुल मन्नन जी हम लोग का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो बात ये हुआ, लास्ट इलेक्शन दैट वाज पोरली परफॉर्म्ड, आई मस्ट टेल यू, ये पोलराइजेशन का एक एग्जांपल बन चुका है। लेकिन हर डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी का एक वॉइस होना चाहिए, मतदान होना चाहिए, जिससे एक समृद्ध होता है, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र समृद्ध होगा। तो हम लोग तो है, इस पे कोई दूसरा स्ट्रेटेजी का बात नहीं है। किसका साथ कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कब जाएगा, आइडियोलॉजी का फर्क भी होता है। हम लोगों का बोलने के ये मतलब हम लोग है यहीं पे। लेकिन एक बात, एक सवाल पूछूंगा जो प्रसून जी बोले यहीं पे,
इतना सारे प्रॉमिसेस, इतना सारे प्रॉमिसेस, ये तो अभी तक लिखा हुआ है 2021 का रिफ्लेक्ट। हम लोग तो ये बताए जो फुल स्टेप फॉलो किए, हम लोग कर्नाटका में ये प्रमाण कर दिए। कर्नाटका का जो प्रॉमिसेस है फुलफिल हो रहा है, तेलंगाना में जो प्रॉमिसेस है फुलफिल हो रहा है। ठीक है समीर चौगावकर जी, जो सवाल मैंने चंदन घोष जी से पूछा, देखिए वो वोटर जो यहाँ पर सीधे रूप से बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता, टीएमसी को वोट नहीं करना चाहता, जब थर्ड फ्रंट की बात होती है बंगाल में, तो सीधी सी बात है ना, अगर अन्य जो हैं वो जिन 30 से 40 सीटों में 50 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, वहां पर उनके आने से किसका वोट कटेगा? नुकसान टीएमसी को होगा। वोट करने का बात नहीं मीनाक्षी जी कि नुकसान टीएमसी का ही होने वाला है। देखिए कांग्रेस और टीएमसी का वोटर एक ही, अगर आप देखेंगे कि 2016 में जो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेफ्ट के साथ मिलकर लगभग 40-50 सीटें जीती थी, तो 2021 में एक भी सीट नहीं जीती। वो सारा वोटर या तो टीएमसी में चला गया या भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। और देखिए बंगाल ऐसा अकेला राज्य है कि जहां पर सारी सीटें टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी, थर्ड फ्रंट को एक भी सीट नहीं देना, निर्दलीय है कि न कोई छोटे दल है, तो ये बता रहा है कि वहां सिर्फ दो ध्रुवीय लड़ाई है। अब वहां कांग्रेस तीसरा ध्रुव बनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि लोकसभा में हमारा एक सांसद है, और लोकसभा में कम से कम 15 सीटों पे कांग्रेस नंबर 1 पर रही थी, 12 सीटों पे नंबर 2 पे, 25 सीटों पे कांग्रेस थी। इस बार अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पूर्व सांसद वापस लौटकर आ गई, गणिका चौधरी की परिवार के सदस्य वापस लौटकर आ गई। तो कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार हम थोड़ा बंगाल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ममता बनर्जी से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सागर दिघी सीट से कांग्रेस का एक एमएलए उपचुनाव में जीता था, उसको अपनी पार्टी में शामिल कराकर बंगाल में कांग्रेस को फिर शून्य कर दिया। तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे जीते एमएलए को उपचुनाव में हमने टीएमसी को हराया, ममता ने उसको अपनी पार्टी में मिला लिया। तो कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, और मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। हर पार्टी चाहती कि रहे। कांग्रेस तो 1948 से लेकर 1977 तक सरकार में रही है बंगाल के चलिए अंदर। अब जो खिलाड़ी मैदान में है वो अपनी तैयारी तो पूरी करेंगे ही, और उसके हिसाब से मैदान पर उतरेंगे भी, लेकिन मुख्य लड़ाई टीएमसी बीजेपी के बीच जिस तरह से सिमट गई है, उसमें क्या इस बार कोई ब्रेक थ्रू दिखाई देता है? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई। आप सभी का बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले लगातार एनडीटीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है वो स्पेशल, इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है आज रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।